अगर आप इंग्लिश वोकेबलरी याद करते करते थक चुके हैं या फिर 10 वर्ड्स आप याद करते हैं और अगले ही दिन आप भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो टॉपर लोग यूज करते हैं और जिससे कि वोकेबलरी आपको लंबे समय तक के साथ साथ में बहुत अच्छे डीपर तरीके से याद रहे। सबसे पहले एक बात समझ लो कि वोकेबलरी कभी भी रटने से याद नहीं होती है, वोकेबलरी याद होती है कनेक्शन से। जब भी आप वर्ड्स को पिक्चर्स के थ्रू या फिर अपने किसी लाइफ इंसिडेंट के थ्रू अपनी लाइफ में जोड़ के याद करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वोकेब याद रखने का सबसे असली और प्रैक्टिकल तरीका। वोकेबलरी पढ़ते टाइम मेरे भाई सबसे ज्यादा जो डाउट बच्चों के मन में आता है या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को फेस करने को मिलती है वो ये कि वर्ड्स बार बार पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं रहते। जब भी मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ 400 वर्ड्स मान लीजिए मैंने पढ़े, 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े, लेकिन फिर भी जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं वो वर्ड मुझे याद नहीं आता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है मेरे भाई? तो उसको आपको ध्यान रखना है कि वोकेब याद रखने के कुछ फिक्स पैटर्न ऐसे होते हैं, तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप लंबे समय तक उन्हें याद रख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक एक करके जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने जो वोकेब को 5 टाइप से बांटा है याद रखने का तरीका, वो अच्छे से देखना। एक तो होता है रूट वर्ड से। क्या होता है रूट वर्ड से? कि एक छोटा सा वर्ड होता है जिससे मिलकर काफी दूसरे वर्ड्स बनते हैं। तो अगर उसका मीनिंग आपको पता है तो उससे रिलेटेड आप दूसरे वर्ड्स के मीनिंग्स आसानी से जान सकते हैं। हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो एक बार देखो। एक होता है कॉन्टेक्सचुअल यूज। तो ये क्या होता है? आप कॉन्टेक्स्ट लेते हैं किसी भी चीज का कि किस तरीके से यूज किया, इसका मीनिंग उस हिसाब से सेंटेंस या स्टोरी में आप ढाल के कैसे पढ़ते हैं इसको। फिर एक तरीका होता है नेमोनिक्स। इसमें क्या होता है? वर्ड में छुपे हुए कुछ ऐसी ट्रिक्स, फनी वेज आप ढूंढ के याद रखने की कोशिश करते हैं जिससे वो लंबे समय तक याद रहे आपको। एक तरीका होता है ग्रुपिंग या थीमेटिक मेथड। ये क्या होता है? एक ही टाइप के वर्ड्स को साथ में लेके जब आप याद रखने की कोशिश करते हैं, जैसे इमोशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हो गए उनको आप साथ में लेके याद रखते हैं कि गुस्सा होने पे उसको क्या बोलते हैं, जब आप खुश होते हैं तो क्या क्या वर्ड्स आप काम में लेते हैं। तो उस एक टाइप के, एक ही थीम के वर्ड्स को आप जब साथ में पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रहते हैं, ठीक है। और एक आपका लास्ट और जो फेवरेट है मेरा, वो है पर्सनल डिक्शनरी। आपकी जरूर होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे हम इनको मेंटेन करते हैं, हर एक चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सनल डिक्शनरी की, कि पर्सनल डिक्शनरी क्या होती है। कि भाई सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी रीडिंग की हैबिट जरूर बना के रखें। जब भी आप पढ़े, नया वर्ड आपको दिखाई दे, कहीं भी आपको नया वर्ड दिखाई दे, उस वर्ड को आप सर्च करेंगे कि भाई जब भी नया वर्ड मिले ना तो उस वर्ड को लिखो, उसका मीनिंग लिखो। जब आपको नहीं आता है उसका मीनिंग लिखो, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको फोकस करना तो उस पर भी ध्यान देना। फिर उसके सिनोनिम्स होने चाहिए, उसके एंटोनिम्स होने चाहिए। एक ही वर्ड की बात कर रहा हूं, उसके बारे में ये सारी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। और सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है मेरे भाई। जब पर्सनल आप डिक्शनरी बनाते हैं उसमें मान लीजिए एक वीक में आपने 60 वर्ड लिखे, तो 6 दिन में आपने मान लीजिए 60 वर्ड लिखे, तो 7वें दिन उन्हीं 60 वर्ड्स को आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा मेरे भाई। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है, देखो कैसे। मान लीजिए इलेटेड वर्ड एक मेरे को दिखाई दिया, कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मैं नोवेल में पढ़ रहा था, वहां पे एक वर्ड दिखाई दिया जो मुझे नहीं आता था, तो मैंने सर्च किया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप खुशी से झूम उठते हैं, उत्साहित होते हैं, बहुत सारा आप में ऐसे खुशी वाला माहौल अंदर ऐसे समाहित हो जाता है, तब आप बोलते हो आई एम इलेटेड। तो इलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये आपने लिख लिया। अपनी भाषा में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कैसे ही जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, उसके सिनोनिम्स लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखे, आप 3 लिख सकते हैं, 4 5 जितने आपकी मर्जी हो, उसके सिनोनिम्स लिखेंगे। फिर उसी के आपको एंटोनिम्स भी लिखने हैं।
तो एक ही वर्ड से ये सारे वर्ड जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे और डेली जब आप यूज लेना इनको स्टार्ट करेंगे, तब ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। फिर आपको क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो होता है वो होता है सेंटेंस में इसका यूज करके देखना। सिर्फ जब वर्ड पढ़ते हैं, रिलेटेड वर्ड ये है, इसका मतलब ये होता है, फिर इसका सिनोनिम एंटोनिम ये होता है, ये करके आप जब खत्म कर देते हो ना, तो वो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। क्योंकि जब आप सेंटेंस में यूज लेते हैं किसी भी वर्ड को, तभी वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। देखो, आई फेल्ट इलेटेड, मुझे इलेटेड फील हुआ। अब इलेटेड के मतलब नहीं भी पता है ना, तो एक बार सेंटेंस को देखिए। When I cleared my mock test, जब मैंने अपना मॉक टेस्ट क्लियर किया तब मुझे इलेटेड फील हुआ। मतलब अच्छा फील होगा ना मेरे भाई। जब आपको बहुत बढ़िया फील होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, तब उस सिचुएशन में आप वर्ड यूज लेते हैं इलेटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक मन में कहीं ना कहीं आपके स्टोरी बनती जा रही है जब आप उसको सेंटेंस में यूज लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है याद रखने का। तो आप बोलोगे सबसे पहले ये वर्ड हुआ, सिनोनिम एंटोनिम, फिर उसका सेंटेंस में यूज किस तरीके से होता है, ये 3 तरीके हर एक वर्ड के साथ फॉलो करना है जो आपको नया दिखाई दे, यूनिक दिखाई दे, जो एग्जाम में आने लायक आपको दिखाई दे। ठीक है ना। तो ये होता है पर्सनल डिक्शनरी मेंटेन करने का तरीका। फिर सेकंड होता है नेमोनिक्स या फिर विजुअल इमेजरी के जरिए आप कैसे चीजों को याद रखते हैं। अब विजुअल इमेजरी क्या होती है मेरे भाई, कोई भी वर्ड हुआ, जैसे इलेटेड वर्ड को ही लेते हैं, तो अब मैं सोच के देखूंगा कि मेरा मॉक क्लियर हुआ, मैं बहुत खुश हो गया, खुशी से झूम उठा, नाच रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इलेटेड फील कर रहा हूं। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो आपने एक क्या किया, विजुअलाइजेशन बनाया कि एक ऐसी स्टोरी हमने मन में बनाई, एक चित्रकारी बनाई मन में, जिससे वो वर्ड कनेक्ट हो पाए। तो जब भी आप एग्जाम में ऐसा वर्ड देखेंगे तो वो चित्र आपके मन में आएंगे, वो इमेजरी आपके मन में वापस घूमेगी, जिससे कि वो वर्ड आपको याद आएगा वापस से। ठीक है ना। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है जब भी आप वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। फिर नेमोनिक्स या विजुअल इमेजरी में क्या होता है, स्टोरी मेथड को आप फॉलो करते हैं। दीज हेल्प इन फास्टर रिकॉल एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लंबे समय तक याद रखने में और जल्दी याद करने में आपको मदद करते हैं ये तरीके। आपको क्या करना है, नेमोनिक्स और विजुअल इमेजरी को काम में लेना है। अब देखो, जैसे बेलिजरेंट हो गया, एक वर्ड है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। बेलिजरेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज रेडी टू फाइट, ऑलवेज रेडी टू फाइट। जो आदमी रहता है उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट। जो क्या होता है, अग्रेसिव होता है मेरे भाई, एनी टाइम रहता है कि लड़ा दो मेरे को, किसी से भी लड़ा दो, ऐसा बंदा जो होता है ना, उसको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। तो अब इसको याद रखने का क्या तरीका होता है, देखो नेमोनिक्स में क्या होता है ना, उसी वर्ड में से आप कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। जैसे बेलिजरेंट में बैली वर्ड ढूंढा, आपने क्या ढूंढा, बैली वर्ड ढूंढा। तो बैली आपको साउंड कैसे करता है, ये पेड़ वाली जो टोन होती है ना, इसको हम बैली बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो बैली वैसे आप याद कर सकते हैं। तो आपको क्या इमेजिन करना है यहाँ पे कि समवन फाइटिंग बिकॉज समवन पंच्ड हिज बैली, कोई लड़ रहा है क्योंकि किसी ने उसकी बैली पे पंच मारा है मेरे भाई। तो ये आपने याद किया, तो ये बंदा जो है इसकी बैली है, किसी ने इसको पंच मारा है यहाँ पे, तो अब ये क्या कर रहा है, लड़ने जा रहा है। आई बात समझ में। तो ऐसे आप एक इमेज बनाइए मन में, और ये बैली वर्ड से कनेक्शन भी बनाइए, जिससे लंबे समय तक उस वर्ड को देखते ही आपको याद में आ जाना चाहिए। बैली, अच्छा बैली पे पंच मारा तो वो लड़ने भाग गया, तो इसलिए जो लड़ाकू होता है उसको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। इस तरीके से आप एक कनेक्शन, एक स्टोरी के जरिए उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखो, बेलिजरेंट का क्या मतलब है, समवन ईगर टू फाइट, जो क्या हो, बहुत ज्यादा हो कि ऐसे मेरे को तो लड़वा दो, फाइट करवा दो भाई, ऐसा जो झगड़ालू किस्म का बंदा होता है ना, उसको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। अब विजुअल इमेजरी में आपने क्या किया है, पिक्चर अ बुली विथ अ स्वॉलन बैली, जिसकी फूली हुई ऐसे बैली है, पेट फूला हुआ है, साउटिंग एंग्रीली एट समवन या एवरीवन, जो सब पे चिल्ला रहा है बहुत गुस्से में। ऐसे बंदे को इमेजिन करके देखो कि भाई उसको पंच मारा है, अब वो चिल्ला रहा है, जिसकी बैली बाहर आई हुई है। तो एक फनी तरीके में आप उसको क्रिएट कर सकते हो, एक इमेज बना सकते हो, एक पूरा का पूरा सीन मन में क्रिएट कर सकते हो, जिससे वो लंबे समय तक याद रहे। देखो,
ये जब वीडियो खत्म होगा ना तो आप देखना, वापस से सोच के देखना वर्ड को बेलिजरेंट, आपको फट से याद आएगा कि अच्छा बेली पे पंच मारा था, वो लड़ने भाग गया। लड़ाकू जो होता है उसको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका होता है। स्टोरी मेथड क्या है मेरे भाई? जब बेलिजरेंट वर्ड है ना उसमें आप ध्यान रखेंगे, देखो अ बॉय नेम्ड बैन, बैन या बैली नाम का जो बंदा है, बैली रख लेना यहाँ पे नाम, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है जब लोग उसे चढ़ाते हैं किस बारे में, उसकी बैली के बारे में। कोई बंदा है जिसको लोग चिढ़ाते हैं कि तेरी बैली क्या है, पेट जो है वो बाहर आ रखा है, मोटा हो रखा है तू, तो वो क्या करने लगता है, हो बिकम्स बेलिजरेंट, वो बेलिजरेंट बन जाता है इन एवरी आर्ग्यूमेंट, मतलब हर एक आर्ग्यूमेंट में वो लड़ने को दौड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको लोग चिढ़ाते हैं कि तेरा पेट बाहर आया हुआ है। आई बात समझ में? तो एक इस तरीके से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, मन में एक स्टोरी बना सकते हैं, जिससे वो वर्ड आपको दिखते ही वो स्टोरी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए और सेकंड्स में आपको उस वर्ड का मीनिंग दिमाग में क्लिक कर जाए। आई बात समझ में? तो ये बहुत बेहतरीन तरीके होते हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं ना मेरे भाई, तो वोकेब याद रखने में कभी दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। और ये काम क्यों करता है? देखो, जो दिमाग होता है ना आपका, वो याद करता है विजुअल्स को, स्टोरीज को, किसके जरिए, मतलब इनके जरिए आप दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाते हैं, जबकि प्लेन जो डेफिनेशंस होती है ना उनको याद नहीं कर पाते हैं। सोच के देखो, जब कुछ टीचर्स क्या होते हैं ना, आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आते हैं बहुत सारी एक कहानी टाइप में उसको बनाते हैं कि पता है ऐसा हुआ था, वहां पे वैसा किया था, उस बंदे ने वैसा किया ना, वैसे करने वाले बंदे को हम ये बोलते हैं। तो जब एक स्टोरी में ढाल के कुछ चीजें आपको बताते हैं टीचर्स, तो आपको लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि वहां पे आप अपने आप को इन्वेस्टेड पाते हैं, उन चीजों में कनेक्टेड पाते हैं, और जब कनेक्शन फील होता है तो वो आपको लंबे समय तक जरूर याद रहती है। तो बात कनेक्शंस की है, ओवरऑल आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, थर्ड तरीका हो गया कॉन्टेक्सचुअल यूज, प्रैक्टिस न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है उन वर्ड्स को। देखो, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स, उन वर्ड्स को लेकर के कुछ सेंटेंस बनाइए, उन वर्ड्स को लेके कुछ सेंटेंस बनाइए, जैसे बेलिजरेंट हो गया, एडमेंट हो गया, कुछ भी वर्ड है आपके सामने उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओ, दो सेंटेंस बनाओ, देखो किस तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है, कैसे सेंस बनता है, तो वो लंबे समय तक आपको याद में रहेगा। यूज देम इन डेली कॉन्वर्सेशंस और ऐसे राइटिंग। अब देखो, ऐसे राइटिंग तो आप में से बहुत कम बच्चे होंगे करने वाले, लेकिन डेली कॉन्वर्सेशंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है जो झगड़ालू है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, उसका नाम आप सेव कर सकते हैं बेलिजरेंट नाम से, या फिर जब बातचीत होती है ना तब आप बोल सकते हो कि मेरा एक बेलिजरेंट दोस्त है। क्या है, आप हिंदी में भी इंग्लिश को मिक्स कर सकते हैं, इंग्लिश पूरी बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके आपको वाक्यों में, सेंटेंसेस में उस वर्ड को घुसा देना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करना ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको भी जरूर फॉलो करें, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, चाहे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, कुछ भी इंग्लिश में आपके सामने आता है, एक पढ़ने की हैबिट आपको बनानी है। अगर आप डेली पढ़ते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलते हैं, मैं बोलता हूँ 10 वर्ड भी काफ़ी है, अगर आप डेली करते हैं ना 10 वर्ड भी बहुत होते हैं। एक साल में कितने हो जाएंगे, 3-4 हजार के आसपास वर्ड होते हैं मेरे भाई, तो वो कम नहीं होता है। डेली के 10 वर्ड लो, 10 के सिनोनिम हो गए, 10 के एंटोनिम हो गए, फिर उनके सेंटेंस में यूज हो गए, उनकी स्टोरी बना के याद कीजिए, तो ये बहुत होता है, काफ़ी होता है, मोर देन इनफ होता है। और कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, आप बोलोगे 15 याद कर लूँगा तो कर लीजिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं ले लेना है कि फिर आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाए, कि भाई मैंने सोचा कि 25 कर लूँगा, लेकिन 4 दिन किया, 5वें दिन लगा अरे छूट गया, छठे दिन किया फिर छूट गया, तो आगे वो बढ़ता जाएगा काम और आप आलसी होते जाएंगे कि अब तो नहीं होगा भाई इतना। तो इतना ही लो कि आप रेगुलरली उसको फॉलो कर पाओ, ठीक है ना। चलो, एक वर्ड देखिए, रेजिलियंट वर्ड क्या होता है, वो जो जल्दी से रिकवर कर लेता है, वो जो जल्दी से रिकवर कर लेता है। जैसे रबर जो होता है ना, रबर को ऐसे खींचोगे ना
तो वहां से वो आप छोड़ोगे तो वापस वही पोजीशन में आ जाएगा, मतलब फटाफट से वो अपनी सिचुएशन को रिकवर कर लेगा। क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। तो उसको हम रेजिलियंट बोल सकते हैं। आई बात समझ में? देखो अब इसको कैसे याद रखना है, अब इसके सेंटेंस में यूज करके देखिए जिससे आपको लंबे समय तक याद रही। देखो, डेस्पाइट सेवरल फेलियर्स, मतलब बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद भी सी रिमेंड रेजिलियंट, वो रही रेजिलियंट, एंड कंटिन्यूड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, तो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती रही बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद भी, मतलब वो बदली नहीं। फेलियर्स आए उसकी लाइफ में लेकिन उसने सीखा और वो मोटिवेटेड ही रही, वो अपनी तैयारी की ओर अग्रसर रही, मतलब कि वो पहले जैसी ही रही, वो बदली नहीं है। उसने रिकवरी बहुत फास्ट की है, बहुत क्विकली उसने रिकवर किया है। तो इस तरीके से आप रेजिलियंट का मीनिंग याद कर सकते हैं। रबर इज रेजिलियंट, रबर क्या है? रेजिलियंट है। क्यों है? क्योंकि इट रिगेन्स इट्स शेप, ये अपना शेप वापस पा लेता है आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड, खींचने के बाद में वो अपना शेप वापस वहीं ले जाता है, इसलिए वो क्या है? रेजिलियंट है मेरे भाई, क्विकली रिकवर कर जाता है। तो जब आप दो सेंटेंस में इसको यूज लेते हैं तो फट से आपको याद हो जाएगा, रेजिलियंट का मतलब है जो फटाफट से रिकवर कर जाए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप एक याद रखने का तरीका बना सकते हैं। डेली जैसे कॉन्वर्सेशन में आप कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे एक बंदे ने बोला कि यू हैंडल्ड द टफ सिचुएशन वेरी वेल या रियली वेल, मतलब इस टफ सिचुएशन को तुमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, एक बंदे ने बोला है। तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि आई ट्राई टू स्टे रेजिलियंट, मैं रेजिलियंट रहने की कोशिश करता हूं, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रेजिलियंट रहता हूं, मेरे साथ में कुछ भी घटना हो जाए मैं वापस उसी सिचुएशन में आ जाता हूं, रिकवरी मेरी बहुत फास्ट है मेरे भाई। तो ये आपने यहाँ पे यूज किया है बी बंदे ने कॉन्वर्सेशन में, कि इस तरीके का कोई सवाल आया तो उसने ऐसा जवाब दिया जहां पे उसने रेजिलियंट वर्ड को यूज किया। तो अब वो कभी भी इस वर्ड को नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसने खुद यूज लेके देखा उस वर्ड को, और ऐसे खुद यूज लेके देखते हैं तो वो आपकी इमेजरी में बन जाता है, उसके साथ में आपका एक कनेक्शन बन जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो, ऐसे में आप इस तरीके से यूज ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पॉज कीजिए, देखिए किस तरीके से आप ऐसे किसी भी वर्ड के बारे में आप ऐसे बना सकते हो। जैसे रेजिलियंट हो गया, फटाफट रिकवरी करता है, तो इससे जुड़ा हुआ एक कोई कहानी बनाइए और उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, तो बहुत सारे वर्ड आपके कनेक्ट हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, चलो, ये क्यों काम करता है कि भाई एक वर्ड को जब आप बार बार रियल सिचुएशंस में जब काम लेते हैं तो वो क्या करता है? पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी का हिस्सा बन जाता है। एक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो आप बोलचाल में काम लेते हैं, और पैसिव वोकेबलरी वो जो आप बोलचाल में काम नहीं लेते हो। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट तरीका है ग्रुपिंग का या फिर थीमेटिक लर्निंग का। जब थीम्स के अकॉर्डिंग आप याद रखने की कोशिश करते हैं, जैसे देखो, ग्रुप्स वर्ड, ग्रुप वर्ड्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस करके जो वर्ड्स होते हैं उनको साथ में लेंगे। देखो, थीम क्या क्या हो सकती है? जैसे ट्रेवल के सारे वर्ड्स आपने साथ में याद किए, बिजनेस से जुड़े हुए वर्ड्स आपने साथ में याद किए, डेली लाइफ में काम लेने वाले आपने साथ में याद किए, जितनी भी बीमारियों के नाम है वो आपने साथ में याद किए। आई बात समझ में? तो ये आप एक थीम्स बना सकते हैं कि इस थीम के सारे वर्ड्स को मैं साथ में याद करूंगा। कैटेगरी बना सकते हैं कि इमोशन से जुड़े हुए वर्ड्स जो हैं उनको मैं साथ में याद रखूंगा, एक्शन वर्ड्स जो हैं उनको साथ में याद रखूंगा। तो आप थीम बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। लर्निंग इन क्लस्टर्स, क्लस्टर का मतलब होता है मेरे भाई गुच्छा, जोड़े में जब आप चीजों को याद करते हैं तो वो स्ट्रेंथन करता है आपकी मेमोरी को, और बिल्ड्स एफिशिएंट रिकॉल पैटर्न्स, मतलब आपको बहुत सही तरीके से वापस चीजों को याद कराने में, हेल्प करने में ये मदद करता है जब आप गुच्छों में, जोड़ों में उन वर्ड्स को याद करते हैं। जब कैटेगरीज में, थीम्स में बांट के याद करते हैं। सारी बीमारियों के नाम आपने साथ में पढ़ लिए, जैसे लॉजी से रिलेटेड आपने वर्ड साथ में पढ़ लिए। आई बात समझ में? तो डॉक्टर से रिलेटेड आपने वर्ड साथ में पढ़ लिए। तो ऐसे आप पैटर्न्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, जिससे चीजें सही तरीके से आपको याद में रहे। देखो कैसे, आइटिनरी
ये कम्यूट हो गया, ट्रांजिट हो गया, जेट लैग हो गया, ये सारे जर्नी से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ये सारे वर्ड्स को अगर मैं साथ में याद करता हूं तो जर्नी से जुड़े हुए वर्ड्स एक साथ गुच्छे में याद रहेंगे और वो सारे याद रहेंगे, कनेक्टेड फील होंगे मुझे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक ये ग्रुप बनाया मैंने और एक यू ग्रुप बनाया है। तो आप बोलोगे यहाँ पे फीलिंग्स को लेके एक ग्रुप बनाया गया है कि वरीड है या नर्वस है तो इसको एंक्शियस बोलते हैं। जब वो केयर नहीं करता है किसी चीज की तो उसको इनडिफरेंट बोलते हैं। और बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसको यूफोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूफोरिक बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपको क्या साथ में याद रहेंगे। यूफोरिक जो बहुत ज्यादा खुश होता है, एंक्शियस जो वरीड होता है, और इनडिफरेंट मतलब जो किसी के लिए केयर नहीं करता है, किसी के लिए नहीं बदलता है मेरे भाई। ऐसे आप ग्रुप्स में इनको याद कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल साथ में सेंटेंस में यूज देख सकते हैं तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट होता है रूट वर्ड्स। तो लैटिन या ग्रीक भाषा के कुछ वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जिनसे मिलके हमारे इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, रूट्स को जब आप समझ लेते हैं ना तो आप मीनिंग्स को गैस कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आए जो आपने नहीं देखा है, उसकी भी मीनिंग आप गैस कर पाएंगे। और गैस करने से ही आपका वो क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, स्क्राइब जो वर्ड है ना, इससे जुड़े हुए एक ये रूट वर्ड है। तो डेस्क्राइब हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया और ट्रांसक्राइब हो गया। तो स्क्रिप्ट या स्क्राइब से जुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं वो साथ में आपको याद हो जाएंगे जब आप स्क्रिप्ट या स्क्राइब वर्ड जो है, ये जो रूट वर्ड है, इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे रूट वर्ड से जब आप चीजों को याद करने लगेंगे तो भी बहुत आसानी होगी चीजों को याद करने में। देखो, जैसे बायो का मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ से जुड़े हुए लाइफ की स्टडी होगी। बायोस्फीयर हो गया, मतलब रीजियंस ऑफ अर्थ विथ लाइफ। स्फीयर का मतलब होता है गोला, जहां पे लाइफ हो, गोला। इससे रिलेट करके आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। बायोग्राफी हो गई, तो किसी की लाइफ की जो जीवनी आप लिखते हैं ना, ग्राफी, तो आप बोलोगे उसको साथ में याद कर सकते हैं। बायो वर्ड से ही आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, टोटल कुल मिला के मेरे भाई 5 तरीके आपके सामने, कुल मिला के 5 ही तरीके हो गए। मेन तो रूट वर्ड पे ध्यान देना है आपको, कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, यानी सेंटेंस में यूज करके देखो। नेमोनिक्स हो गया या विजुअल जो इमेजरी होती है उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। फिर ग्रुप या थीम के जरिए आप याद कर सकते हो। और मेरा पर्सनल फेवरेट जो पर्सनल डिक्शनरी है मेरे भाई, उसको जरूर मेंटेन करें। अगर आपके सामने नया वर्ड आता है तो उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसका यूज सेंटेंसेस में जरूर देखें। तो इससे आप कभी भी वोकेबलरी को नहीं भूलेंगे और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे चीजों को, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और हम मिलेंगे अगले किसी बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।